अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल IFRS 2 का होमवर्क डिस्कस करना था जो कि नहीं किया हुआ था आवाम ने। चलें, जिन्होंने नहीं किया वो तो नहीं करना, जिन्होंने किया है मैंने एक सवाल दिया था, क्वेश्चन क्वेश्चन 5 और 6। जी, क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग मैनेजर्स और बैक ऑफिस मैनेजर्स, ये दो तरह की कॉमें थी और इनको शेयर ऑप्शंस कही थी। जनरल डेटा ये है कि 3 साल का सर्विस पीरियड था और उस वक्त लगता था कि दोनों डिपार्टमेंट से दो मैनेजर्स छोड़ जाएंगे। अब मार्केटिंग मैनेजर्स पे आते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स को 2 कंडीशंस बोली थी, एक कंडीशन और वो परफॉर्मेंस कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट 3 इयर्स पे एवरेज 10% ज़्यादा ही हो, यानी ग्रोथ उसमें 10% हो पर एनम। तो 2013 जुलाई यानी 14 और 15 2 साल गुजर चुके हुए थे। अभी सवाल आपसे 16 यानी तीसरे साल का सवाल पूछा हुआ था। अब इन लोगों से रिलेटेड 2 साल एक्सपेंस बन चुका होगा, क्योंकि 2 साल गुजर गए थे, और वो 2 साल एक्सपेंस ये बन चुका होगा कि जितने लोगों के छोड़ने की उम्मीद थी और फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची नहीं दी हुई, फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची नहीं दी हुई। शेयर वैल्यू पर्ची किस बात की दी है? शेयर ऑप्शंस की। तो शेयर ऑप्शंस की पर्ची की फेयर वैल्यू वही होगी जो शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू होगी। क्योंकि वो नहीं दी हुई इसलिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला केस है, और इंट्रिंसिक वैल्यू वाला केस ये होता है कि हर साल इसको अपडेट करना होता है। तो 2 साल गुजरने तक 2 साल का एक्सपेंस बना चुके होंगे, क्योंकि उन 2 साल में प्रॉफिट टारगेट पूरा होता नजर आ रहा था। लेकिन अब 2016 में प्रॉफिट टारगेट गिर गया बिल्कुल, और अल्टीमेटली वो लोग नहीं जीत सके। तो 2016 में आके कितनी ऑप्शंस इश्यू हो जाएंगी? 0। तो 0 का मतलब है कि जो पिछले 2 साल एक्सपेंस बनाया है वो सारा का सारा 16 में आके रिवर्स हो जाएगा। ये है मार्केटिंग मैनेजर्स का जवाब। मार्केटिंग मैनेजर्स जिन लोगों ने सवाल किया है, मार्केटिंग मैनेजर्स में कुछ पूछना है तो पूछें। जिन्होंने भी किया है मार्केटिंग मैनेजर्स में कोई सवाल। बैक ऑफिस मैनेजर्स, बैक ऑफिस मैनेजर्स के भी 2 साल तो गुजर गए थे और उनको जो टारगेट दिए हुए थे उनमें एक टारगेट मार्केट कंडीशन था, शेयर प्राइस का बढ़ना। और मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ होता है फेयर वैल्यू निकालने के लिए, इसीलिए इसमें आपको फेयर वैल्यू खुद ही दे दी, वो 30 रुपए फेयर वैल्यू दे दी। अब इस 30 रुपए फेयर वैल्यू पे 2014 और 2015 में अकाउंटिंग हो चुकी। 1 जनवरी 16 यानी 2016 के मिड में, 2014 2015 गुजर चुका हुआ था, 16 का सवाल कर रहे हैं और यहां पर आके मॉडिफिकेशन हो रही है। और मॉडिफिकेशन क्या हो रही है? मॉडिफिकेशन हो रही है एक्सरसाइज प्राइस कम करके दे रहे हैं, क्योंकि शेयर प्राइस गिर गई थी। तो इससे एम्प्लॉय खुश होगा, नाराज होगा? खुश होगा। तो इसके लिए तरीका होता है कि जो उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले और मॉडिफिकेशन के जस्ट बाद, उसको रिमेनिंग लाइफ पे, और जो ओरिजिनली चल रहा था वो एज इट इज चलेगा। तो रिमेनिंग लाइफ रह कितनी गई है? बस ये 6 महीने रह गए। वो तो होता ना, इससे आगे जाना होता, फिर हम कुछ बाय करते। अगर इस मॉडिफिकेशन के बाद टाइम पीरियड 17-18 में भी जाना होता तो फिर हम ये करते। ये मैंने जब मॉडिफिकेशन कराई थी तो उसमें इंटेंशनली सवाल मिड वाले रखे थे। इसमें मॉडिफिकेशन मिड में हो रही है। अगर रिमेनिंग पीरियड इससे ज्यादा होता तो यकीनन हम 0.5 ओवर जितने भी साल हैं वो करते, लेट्स से 1.5। लेकिन जब कोई मजीद पीरियड बढ़ा ही नहीं है तो वही जो ओरिजिनल 3 साल का पीरियड था बस वो यहां एंड होने जा रहा है, इसलिए ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
इतने साल में से इतने गुजर गए, तो हम ये बाय कुछ करते हैं। जब 2016 में ही इसने खत्म हो जाना है, तो इसलिए टाइम पीरियड की कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। बस वो जो डिफरेंस है फेयर वैल्यू का 14 और 5, बस वही जो डिफरेंस है उसी को नंबर ऑफ ऑप्शंस और नंबर ऑफ बंदों से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कितनी ऑप्शन है? 5000 शायद, और बंदे कितने? 9 है। तो ये इस मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग हो जाएगी, इसकी जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि 2016 में जब खत्म हो जाना तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आ गया, और जो ओरिजिनल चल रहा था उसका भी ये आखिरी साल ही है। तो जो टोटल अमाउंट बनी उसमें से पिछले 2 साल में जो हो चुका था वो माइनस, तो ये वो ओरिजिनल वाला निकाला हुआ है। ये जो सोल्यूशन में किया है ना, ये किया हुआ है 2 टुकड़ों में। एक इस मॉडिफिकेशन वाली बात का बुलेट पॉइंट बता दिया, 9 लोग 5000 ऑप्शंस, और ये 9 रुपए कैसे निकला? 14 और 5 का डिफरेंस। ये सिर्फ उस मॉडिफिकेशन वाले पोर्शन का आंसर हो गया, और जो ओरिजिनल चल रहा था वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो वो जो 3 साल की टोटल अमाउंट बनती है और माइनस जो उसमें से 2/3 पिछले साल तक हो चुका हुआ था, तो ये 5,50,000 है जो ओरिजिनल वाला मजीद एक्सपेंस बनेगा। इस सवाल में और आपने कुछ पूछना है तो पूछें। चले ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 दिया था, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन 6 दिया था, वो तो इससे भी आसान था। उसमें सिर्फ एक छोटी सी ट्रिकी एक ही चीज़ थी कि आपने इस बहुत सारी फेयर वैल्यूज में से कौन सी लेनी है। कंडीशन 1 का ताल्लुक है परफॉर्मेंस कंडीशन, ये टाइम पीरियड देखने के लिए होगा कि टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा। और कंडीशन 2 ये मार्केट कंडीशन है। तो फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची निकालने में किसका इस्तेमाल होगा? सिर्फ मार्केट कंडीशन का। तो ये इस टेबल में से हमने 38 उठानी। फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं डिस्कस। इसमें 1000 ऑप्शन मिली हैं 500 लोगों को। अब उन 500 लोगों में से जितनों ने छोड़ जाना है वो भी बता दिए, और जो पीरियड है वो 5 साल का, वो 5 भी हो गया, 1/5। लेकिन इस मार्केट कंडीशन का क्या करना है? तो मार्केट कंडीशन का क्या इस्तेमाल होता है पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने में? तो वो आपको जो अगले पेज पे 4 फिगर्स दी हुई है ना, एक है पर्ची की फेयर वैल्यू मार्केट कंडीशन को भी इग्नोर करके 50 रुपए, एक है पर्ची की फेयर वैल्यू कंडीशन नंबर 1 को इंक्लूड करके, कंडीशन नंबर 1 तो इंक्लूड ही नहीं करनी फेयर वैल्यू निकालते हुए, तो उसका कोई काम नहीं है। एक है पर्ची की फेयर वैल्यू 38 रुपए, जिसमें सिर्फ सेकंड यानी मार्केट कंडीशन को इनकॉर्पोरेट किया है, ये वाली चाहिए हमें। तो इसमें इन चारों में से सिर्फ 38 यूज करनी है बस। और ये 5 साल में क्या ये लोग कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए पॉइंट नंबर 1 अदर इंफॉर्मेशन वाला इस्तेमाल होगा। ये 5 साल की सेल्स कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर उनका एवरेज करके देखेंगे वो एवरेज 300 मिलियन से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो हाँ, सब लोग हो जाएंगे कामयाब। तो 500 में से जितने छोड़ जाएंगे इनटू हर एक के 1000 शेयर ऑप्शंस इनटू 38 रुपीज इनटू 1/5, क्योंकि पहले ही साल का सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 6। जिन्होंने किया है कुछ पूछना है तो पूछें। सर ये क्वेश्चन 3 का पॉइंट ये डी पार्ट अच्छा, अब ऐसा है कि IFRS 2 का मैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन था वो भी डिस्कस कर चुका, और मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के सवाल करेंगे। एक आधा मैं करा दूंगा, बाकी 2-3 होमवर्क दे दूंगा, उनमें भी इसकी डिस्कशन में शायद कोई आ ही जाएगा। हाँ, IAS 12 करते हुए ये दोबारा करेंगे हम। IAS 12 में IFRS 2 मिक्स हो सकता है, हुआ है, तो वहाँ भी इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी। उसके अलावा मेरी तरफ से मुझे फारिग है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया क्लास में ही किया था, 7 क्लास में ही किया था, 6 और 5 अभी आपको देके डिस्कस कर लिया, उससे पहले 1 और एक और भी कर लिया था। अब जो इसमें बाकी 2-3 रह गए हैं वो हस्बे तौफीक को करना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बड़ा अजीब सा सवाल था। इसके सोल्यूशन से तो मैं बिल्कुल ही मुत्तफिक नहीं हूँ ICAP के, तो मैंने चेंज किया हुआ है। लेकिन ये भी मुझे बस जो बेस्ट समझ आ रही थी वो किया। बहुत डिफरेंट सा सवाल था, यानी मुझे कोई खास सिर पर समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल वाले ने बनाया क्या है। आंसर तो उसके मुझे शदीद इख्तलाफ है ICAP से, लेकिन ये वाला भी जो है ये कुछ अजीब सा सवाल था। तो अगर आपको इस चीज़ का शक ना हो कि आपके कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे, तो इस सवाल को सिर्फ वो लोग हाथ डालें जो बाकी IFRS 2 ना बिगाड़ने का रिस्क हो, वो उसको हाथ डाल लें, वो भी इस उम्मीद पे कि हो सकता है ऐसा सवाल रिपीट हो जाए। अदरवाइज ये सवाल जिनको ज़रा सी भी उम्मीद है कि वो गिर जाएंगे, वो छोड़ दें सवाल को। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिसंबर 10 है। इसके अलावा जो 1-2 सवाल रह गए वो हस्बे तौफीक है। वो आप में से किसी ने पूछना हो, आप में से तो सीढ़ियों पे आते जाते पूछ ले, और आप लोगों में से किसी ने पूछना हो तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लें। IFRS 2 मेरी तरफ से क्लोज है, तो वो भी अलग से पूछ लेना, पूछना होगा। क्लासिफिकेशन,
सबसे एंड कल थे क्लास में? जितना भी याद है बताओ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कुछ भी याद है। ठीक है, जो डिबेंचर्स होंगे हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इधर अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू टू ओके या फेयर वैल्यू टू। चलो बस काफ़ी है। हाँ जी, आप आगे कंटिन्यू करो, कुछ एक्सप्लेन करो यार। कर दो, उनको एक्सप्लेन कर दो। अमाउंटाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू टू ओसीआई। नियत होती है कि होल्डिंग करना है। हाँ, उस नियत के लिए वर्ड क्या यूज हुआ था? नहीं, बिजनेस मॉडल। नियत के लिए वर्ड बिजनेस मॉडल इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आगे क्या नियत है? नहीं, अमाउंटाइज्ड कॉस्ट की पूरी कर लेना पहले। नियत क्या क्या है? होल्ड करना है। ठीक है, अगर कभी मजबूरी में बेचना पड़ा तो बेच सकते ठीक है। हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और दूसरी कंडीशन याद हो तो? 2 कंडीशन है ना? प्रिंसिपल पेमेंट साथ कलेक्ट करें। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने हैं और उन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है बस। ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हमारी टेंशन यही वो वाला जो वो हमारा एसेट है, दूसरे की लायबिलिटी है, उसमें से पूछ रहा हूँ। हमारा एसेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर्स। यही होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देने होते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन नहीं होती कि आपने मेच्योरिटी के साथ उसको लेके चलना है। अगर आपको कोई इस तरह की फिजिबिलिटी आती है कि उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है जब उसको हमसे बेच सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो बेच भी देंगे। ठीक, शुरू से ही नियत ही शामिल है। ठीक है, और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल जब ट्रेडिंग के लिए होता है कि उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता, मतलब कभी भी हम बेच सकते हैं। ऐसी बात नहीं थी की थी वैसे, इसको इस तरह से नहीं कहा था। फेयर वैल्यू टू पीएल। फेयर वैल्यू टू पीएल में ये था कि अगर हमारा बिजनेस मॉडल यही है कि उसको होल्ड करना है, लेकिन हमारी सेकंड एसपीआई वाली कंडीशन में, हाँ, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं अगर हो रही तो। ठीक है, और उसमें साथ ये था कि जिस तरह फेयर वैल्यू में हम सिर्फ इंटरेस्ट और वो दे देते थे, प्रिंसिपल दे देते हैं, अगर जिस तरह हमें सेल्स का भी कोई हाँ, मतलब ठीक है, दो कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इस क्लास में आ जाएगा। और इस क्लास में आने का रास्ता? अगर उसको हमने पहले से ही सोच लिया कि इस क्लास में, हाँ, हम इरादतन इनिशियल रिकग्निशन पे इरादा कर चुके कि इसको इस क्लास में रखना है। ठीक है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स हैं और दूसरे की इक्विटी हैं। क्या क्लासेस हैं? अच्छा, कैसे फैसला होगा? और उर्दू वाला, इंग्लिश वाला? उर्दू वाला। अच्छा, क्या? हमने शुरू में फैसला कर लिया कि इसको ओसीआई में रखना है। हाँ, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, वरना ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, इसी क्लासिफिकेशन के हवाले से ना आईएएस में कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं लेकिन उन्होंने वो लिखी हुई हैं ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ी सी एडवांस ज़रूर हैं लेकिन अच्छी हैं, जितनी भी समझ आ जाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 ये मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को ही कॉपी किया हुआ है। इनको इसी तरह ही सोच के पढ़िएगा कि बस जितनी समझ आ जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें। नहीं आ रही तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सामने रख के बनाई गई हैं एग्जांपल्स, क्योंकि ये आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं और ये जो IFRS 9 बना है ये मेनली तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बना हुआ है। इनकी जितनी मिसालें डिटेल डिस्कशन है उसमें जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं, तो इसलिए टर्म्स ही वो वाले इस्तेमाल की हुई हैं। तो आप इनको पढ़ ज़रूर लें, जितना भी टूटा फूटा समझ आ जाए बहुत है। पहले क्वेश्चन 1 पढ़ लें, पहले इसको डिस्कस कर लूँगा, फिर क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पूरा पढ़ लें, पढ़ें, सोचें और सॉल्यूशन देख लें। इसमें से जितना भी रिटेन हो गया बहुत है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ लें और सॉल्यूशन समेत पढ़ लें, जितना भी रिटेन हो गया बहुत है।
जी क्वेश्चन 1 जी पढ़ लें पूरा, फिर बताता हूँ। तो मैंने कहा जितना भी रिटेन हो जाए बहुत है, कुछ भी ना हो तो भी काफ़ी है। चले ठीक है, जो जो पढ़ रहे थे, जितना भी स्लो पढ़ रहे थे अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। इनमें से हर लाइन का मतलब लाजमी समझ आए जरूरी नहीं है। जो की वर्ड्स हैं अगर मरकजी ख्याल भी समझ आ गया तो काफ़ी है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी है एल और वो इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करती है टू कलेक्ट देयर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। यहीं से एक चीज़ क्लियर हो गई कि बिजनेस मॉडल है टू होल्ड। बहरहाल आगे मजीद बता दिया कि फंडिंग नीड्स ऑफ एल आर प्रेडिक्टेबल, यानी एल ने कितने अरसे के लिए पैसा इन्वेस्ट रखना है एल को पता है, प्रेडिक्टेबल है, यानी एल को पता है कि उन्होंने 10 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि 10 साल बाद एक ऑफिस बनाना होगा, या 15 साल बाद इन्वेस्ट करना है, 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि उसके बाद प्लांट खरीदना है, तो उनको पता है उन्होंने कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना है। तो जरूरी होता है अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए कि एंड मेच्योरिटी तक ही होल्ड किया जाए? नहीं, एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए भी किया जा सकता है। तो ये दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि एल को पता है कि उनको पैसे कब तक चाहिए होते हैं और वो तब तक इन्वेस्ट रखते हैं। हाँ, अगर कभी कोई मजबूरी हो गई या उन डिबेंचर्स की हालत खराब हो गई तो बेचना पड़ सकता है। हाउएवर एल वुड सेल एन इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। तो इससे ये कौन सी क्लास में आएगा? अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में। इसकी पूरी अंग्रेजी नहीं भी समझ आई, लेकिन अगर इतना भी जो मरकजी ख्याल समझ आ गया तो बहुत है। पॉइंट नंबर 2, बीएल नाम की एक कंपनी है और वो लोन्स देते हैं लोगों को। मैंने पहले भी कहा था ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई है ना, ये आईएएस वालों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सामने रख के लिखी है, बैंक्स को सामने रख के लिखी हुई हैं, और ये कंपनीज के नाम भी मोस्टली बैंक्स ही थे। ये तो मैंने उनको एएल और बीएल सीएल कर लिया, वरना ये बैंक्स के नाम आ रहे थे। पॉइंट नंबर 2, एक बीएल है जिसकी जिंदगी का मकसद है कि वो लोन दिया करते हैं। अच्छा, अब जिसको लोन दिया हुआ है अगर वो टाइम पे पैसे वापस ना करे तो फिर फॉलोअप कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, कोई बदमाश हायर कर लेते होंगे, या एक चीज़ होती है फाइनेंस से रिलेटेड है फैक्टरिंग, वो लोन होता है और उससे हमने पैसे लेने होते हैं, लेकिन वो लोन हम किसी बदमाश को बेच देते हैं कि तुम उसे खुद ही कलेक्ट कर लेना, हमें बस इतने पैसे दे दो, तो इसको फैक्टरिंग करना कहते हैं। तो ये लोन खुद ही लोगों से कलेक्ट करने के लिए रखते हैं। हाँ, अगर कोई लोन वापस ना कर रहा हो तो फॉलोअप मेजर्स बाहर लिए जा सकते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ही वापस लेने, यानी लोन की इंस्टॉलमेंट्स ही वापस लेने। 2 लाइन के बाद, इट डज नॉट मैनेज एनी ऑफ द लोन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलाइजिंग कैश बाय सेलिंग देम, यानी सेल करने का इरादा नहीं होता है। तो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट बहुत है, जितना भी टूटा फूटा समझ आ गया। पॉइंट नंबर 3 रहने दें वैसे तो। पॉइंट 3 है ऐसी नॉलेज के लिए सुन लें, फिर एमी बस ना सुनना चाहे कोई बात नहीं, आंखें कान बंद कर लें। एक कंपनी ए ये बोरोवर्स को लोन देते हैं, और मिसाल के तौर पे हाउस लोन। इनको बहुत सारे लोग थे, इन्होंने कंपनी ए से लोन्स लिए, अब बदले में ये इंस्टॉलमेंट्स में लोन वापस कर रहे होंगे। इसने एक कंपनी क्रिएट की और इस कंपनी को क्रिएट करने का मकसद ही यही था कि इसने जब इन लोगों को लोन्स दे दिए, लेट्स से 400 मिलियन के लोन दे दिए, अब ये और लोन नहीं दे पा रहे,
स्टेट बैंक की तरफ से कुछ सख्ती हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक अलग कंपनी बनाई, ये लोन्स यानी रिसीवेबल फ्रॉम ये लोग, ये इनको बेच दिए। तो इसको क्या फायदा, जो किस्तें इसको मिलनी थी अब इसको मिल जाएंगी। लोन ऑफिशियली दिए इन लोगों ने थे, लेकिन वो लोन इन्होंने इसको बेच दिए, एक सेपरेट कंपनी बनाई और ये रिसीवेबल्स इसको सेल कर दिए। हम इस पे दोबारा बात करेंगे फैक्टरिंग पे, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ना आगे जाके मैंने फैक्टरिंग पे करनी है बात। ये लोन्स इसको सेल कर दिए और इनकी आपस में क्या ट्रांजैक्शन हुई, लोन्स इसको दे दिए, अपने रिसीवेबल्स इसको बेच दिए और बदले में पैसे ले लिए ना, इससे पैसे ले लिए। इसकी बुक्स में से ये रिसीवेबल निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि उसको बेच दिया। अब इसकी बुक्स में जो लोगों को दिए हुए लोन थे इतने सारे, वो खाली हो गए। अब ये और लोन दे सकता है लोगों को। अच्छा, इसके पास पैसे कहां से आए, इसी ने तो कंपनी बनाई थी, तो उस बेचारे के पास पैसे कहां हैं लोन खरीदने के। तो इस कंपनी ने फिर आम आवाम को कहा कि आज लूट से लग गई, हमारे पास बहुत सारे पैसे आने लगे, कल को हमें हर साल किस्तें आया करेंगी, हर महीने किस्तें आया करेंगी। हमने लोगों से जो पैसे आने हैं उनमें से आपको ही तो देने, इधर से हमें किस्तें आएंगी, वो पैसे हम आपको दे दिया करेंगे। इस लालच में इन्वेस्टर्स ने इसको पैसे दिए, इन्होंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। इनको क्या फायदा, इस कंपनी बी ने इनको क्या बाग दिखाए कि हमें एक कैश फ्लो की स्ट्रीम आने लगी है, वो पैसे हमें मिला करेंगे, अपने खर्चे काट के आपको दे दिया करेंगे। तो इस कंपनी बी की जिंदगी का मकसद ही क्या, इसने अपने, नहीं धोखा देना नहीं, इसने अपने लोन्स इसको बेचे और इसने इसको उन लोन्स के बदले पैसे कहां से दिए, इन लोगों से लेके। और इन लोगों को क्या लालच दी कि वो जो लोन हमने इनसे खरीद लिए हैं उनकी किस्तें आनी हैं, वो किस्तें हमें आएंगी, आप तक पहुंचा देंगे। इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, SPV। ये मतलब पाकिस्तान में बना सकते हैं, ये मुझे नहीं पता यार, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। इस अमल को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ये बैंक वगैरह मिलकर बनाते हैं। इसकी मुझे लीगल डिटेल नहीं पता, होता होगा कुछ ना कोई पाकिस्तान में। इसको सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। इन लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए किस उम्मीद पे कि कल को किस्तें मिलेंगी, हमें वो पैसे मिलेंगे। ये एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज भी होती हैं, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज भी होती हैं। तो इसको सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं और उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इन्होंने एक कंपनी बनाई, ये लोन उसको बेच दिए, इसकी अपनी बैलेंस शीट के अंदर ये लोन्स गए। तो ये जो लोगों को लोन्स दे रहा है उनसे कल को कैश फ्लो कलेक्ट करने के लिए अपने पास रखेगा लोन, फिर कंपनी बी को बेच देगा। तो इसकी बुक्स में ये अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसने तो लोन्स आगे उसको बेच देने हैं। ये लिखा हुआ है इस मिसाल के अंदर। लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर से गया तो बिल्कुल जाने दें, कोई मसला नहीं। मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फैक्टरिंग एक चीज पढ़ानी है, तो इससे मिलती जुलती बात दोबारा डिस्कस हो जाएगी। आलो कि ये प्रॉपर फैक्टरिंग नहीं है, लेकिन फैक्टरिंग एक चीज पढ़ानी है आपको। हाँ, फैक्टर असल में एजेंट होता है जो पैसे लेके देता है। फैक्टरिंग बताऊंगा। तो ये सिक्योरिटाइजेशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल, बस ऐसी नॉलेज के लिए बात बताइए, ऊपर से गए तो जाने दें, कोई मसला नहीं है। कैफ में उसमें बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर में, कॉस्ट में, उसमें ये था सिक्योरिटाइजेशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल था उसमें। हाँ जी, उसको रट्टा ही लगाना था। और अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि DLA कंपनी है जिसने 10 साल के बाद एक बिल्डिंग मैं कह रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसने 10 साल तक पैसा महफूज रखने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, और जहां जहां इन्वेस्ट किया, जब वो इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो जाती थी तो दोबारा इन्वेस्ट कर देता था। मकसद क्या है, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करना। बीच में कोई मजबूरन बेच दिया तो बेच दिया, वरना 10 साल तक इन इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना। तो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट के फेयर वैल्यू थ्रू OCI, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5, सारी की सारी लाइनें बेशक इग्नोर करें, एक ही कीमती लाइन है, तीसरी लाइन के एंड पे, EL will hold financial assets to collect the contractual cash flows and when an opportunity arises it will sell। तो ये फेयर वैल्यू OCI है कि होल्ड भी करेगा और देखता रहेगा, जब अच्छा रेट मिला बेच भी देगा। तो इसमें यही कीमती लाइन है, बस बाकी 14 दफा करें। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 जो है वो भी
ये कीमती लाइन नज़र आ रही है दूसरी के एंड से, द रिटर्न कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स एज वेल एज गेन और लॉसेस फ्रॉम, बस खत्म बात। तो ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो ये इस सवाल में से, ये मैंने IAS की ओरिजिनल एग्जांपल उठाई हैं, इनमें से जितना भी टूटा फूटा भी रिटेन हो जाए काफ़ी है। मकसद है सारी बातों का ये था कि आपको वो पॉइंट समझा सकूं कि होल्ड करना और होल्ड एंड सेल करना। तो ये जो सवाल है ये मैंने एग्जांपल्स उठाई हुई हैं IAS से, और ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रही थी दो कंडीशन में से पहली कंडीशन को। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन बिजनेस मॉडल टेस्ट है, दूसरी कंडीशन SPPI टेस्ट है। तो ये जो पहला सवाल था ये मैंने बिजनेस मॉडल वाली कंडीशन के लिए एग्जांपल उठाई थी। दूसरा सवाल SPPI के लिए है। दूसरा सवाल भी पढ़ लें, ये भी ऐसे ही है, जितना समझ आ जाए उस पर सब्र शुक्र करें, जितना भी आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ लें, ये SPPI टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, जितना भी समझ आ जाए सब्र शुक्र करें। यार कोशिश तो करें ना, बिल्कुल ही ना छोड़ें हैं, सारी पॉइंट्स अजीब है। आपने तो बच्चों वाली बात की नहीं, ये नहीं कैप में नहीं पड़ा भाई। मैट्रिक में नहीं ये सब ये चले पढ़ लिया जी, जिसने पढ़ना था, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। चैप्टर है, कुछ भी समझ नहीं आया, चलें कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये आपको मैं जितना रिटेन कर सकें उतना कर लें। पढ़ के कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताने लगा हूं ना। अब मेरे सुनने के बाद भी जितना रिटेन हो जाए बहुत है। मेनली अभी एक मकसद आपकी ये सिर्फ लर्निंग ही थी बस। चले मैं समझाता हूं, मेरे समझाने के बाद भी जितना भी रिटेन रह जाए बहुत है। चैप्टर की एक लाइन में रिपीट कर देता हूं पहले, अगर करीब ही है तो पेजेस पलट के आ जाएं चैप्टर के पेज 2 पे। पेज नंबर 2 के तकरीबन मिड में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का एक टेबल बनाया हुआ है जो कल पढ़ लिया था आपने, या कम से कम मैंने तो कह दिया था पढ़ लें। चैप्टर के पहले दोनों पेजेस कल पढ़ चुके होने चाहिए थे। दूसरे पेज के तकरीबन मिड में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का डब्बा लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कंप्राइज ऑफ प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल?
जो फाइनेंशियल एसेट की बेसिक अमाउंट शुरू में रिकॉर्ड होती है उसको प्रिंसिपल कहा जा रहा है। और ये फेयर वैल्यू क्यों लिखा हुआ है ये अभी मेजरमेंट में बताऊंगा। इंटरेस्ट होता ही क्यों है, यानी अगर किसी से लोन लिया तो कल को जब इंटरेस्ट लोन वापस करना है तो इंटरेस्ट क्यों देना है साथ, यानी इंटरेस्ट बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए होता है। यही वजह है कि जब लोन नहीं भी है लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अकाउंटिंग करते हुए डिस्काउंटिंग करते हैं। जैसे अभी 19 पढ़ा था, इस 19 उसमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वो रिटायरमेंट में पैसे देने लेकिन उसकी डिस्काउंटिंग कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे डिस्काउंटिंग? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए जैसे जैसे साल गुजरता जाता है तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते थे उसमें, तो कोई लोन थोड़ी था कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाए। तो डिस्काउंटिंग होती टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ही कीमत को इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट असल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कीमत होता है। फॉर द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि जिसको लोन दिया हुआ है उसकी क्या औकात है, पैसे वापस कर भी देगा कि नहीं करेगा, इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो जिसमें जितने ज्यादा पैसे डूबने का रिस्क होता है उसको उतना ही हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट होता बहरहाल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। क्रेडिट रिस्क से मुराद यह है कि बोरोवर की जितनी पतली हालत होगी इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा रखा जाएगा, लेकिन होगा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है मैं फिर बता रहा हूं, जिन्होंने इसमें बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई उनकी मर्जी है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ने की कोशिश की है मेरे समझाने के बाद 5% भी रिटेन हो जाए बहुत है। पॉइंट नंबर 1 में कहा हुआ है कि एक कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हुए थे। तो हम ये सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं एसेट्स अभी ना, तो ये इन्वेस्टर की बात हो रही है कि एक इन्वेस्टर ने बॉन्ड ए में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस बॉन्ड ए की एक स्टेटेड मैच्योरिटी डेट है, यानी 8 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। और उस 8 साल में मिलेगा क्या? प्रिंसिपल वापस मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको बार बार अपडेट किया जाएगा इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ। जिन्होंने अभी BFD पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में एक रियल है और एक नॉमिनल है। नॉमिनल और रियल में क्या फर्क है? नॉमिनल तब है जब रियल में इन्फ्लेशन भी शामिल कर ली जाए। तो अगर इन्फ्लेशन भी शामिल कर ली जाए तो वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा, तो होगा तो फिर भी वो एक इंटरेस्ट रेट ही ना इन्वेस्टर का। तो इसलिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल लेने से वो इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकल जाएगी, चीज रहेगी वो इंटरेस्ट ही। तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, ये रियल और नॉमिनल। तो जिन्होंने BFD नहीं पढ़ी हुई इग्नोर पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 तो ये है इंटरेस्ट है क्या? वो कह रहे हैं कि अगर ये जो एडजस्टमेंट करनी है इंटरेस्ट में, ये इन्फ्लेशन के अलावा और किसी चीज की एडजस्टमेंट होती, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है तो ठीक है, फिर रियल और नॉमिनल वाली बात है। अगर इन्फ्लेशन के अलावा कोई और तरह की एडजस्टमेंट होती, उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस हो सकती थी, उसके शेयर प्राइसेस का बढ़ना हो सकता था, तो फिर ये पैसे इंटरेस्ट के अलावा कुछ और भी होते। बस ये लिखा हुआ है क्या जी? पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ ये SPPI टेस्ट पास हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल वापस मिल रहा है और जो इंटरेस्ट है बेशक उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हो रही है लेकिन स्टिल वो इंटरेस्ट ही है, तो SPPI टेस्ट पास हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 बताता हूं पहले। पॉइंट नंबर 5 हमने आगे चल के ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही अगले वीक में इंशाल्लाह कन्वर्टेबल पढ़ने हैं। कन्वर्टेबल ये होते हैं कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगी कि जब इन डिवेंचर्स का टाइम खत्म हो जाएगा तो वो चाहे तो कैश वापस ले ले और चाहे तो उनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा दे। इनको कन्वर्टेबल्स कहते हैं। क्या करेगा इन्वेस्टर? पैसे लेगा, कन्वर्ट नहीं कराए। हाँ जी, जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो एक्शन लेगा। एक सादा डिवेंचर जिसमें सिर्फ कल को पैसे ही वापस मिलने हैं और एक कन्वर्टेबल डिवेंचर, इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। एक सादा डिवेंचर जिसपे सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है और बाद में पैसे वापस मिल जाने हैं, और एक कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसमें इंटरेस्ट तो मिलना ही है लेकिन एंड पे पैसे वापस के अलावा एक और ऑप्शन होगी कि चाहो तो कंपनी के ओनर बन जाओ। तो इंटरेस्ट रेट दोनों में सेम होगा, एज एन इन्वेस्टर सोचें डिफरेंट होगा। अच्छा, कम किस में होगा? कन्वर्टेबल में कम होगा। क्यों? क्योंकि सादे डिवेंचर में तो मिलना ही सिर्फ इंटरेस्ट है, तो वो तो इंटरेस्ट पे ही चलेगा, लेकिन जो कन्वर्टेबल है उसमें इंटरेस्ट जरूर मिलना है लेकिन इंटरेस्ट के अलावा उसको एक और लालच भी मिल रही है। जिस तरह समझ लीजिए कि एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी मिले और एक एम्प्लॉय को सैलरी प्लस और बेनिफिट्स हो, तो जिसमें सिर्फ सैलरी होगी वो ज्यादा फिगर ही होगी, जिसमें सैलरी के साथ अदर बेनिफिट्स होंगे वो सैलरी की फिगर थोड़ी पे भी चल जाएगा। तो इसलिए जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे उनमें रिटर्न सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होगा,
वो शेयर की वैल्यू बढ़ने की लालच भी हो सकती है। तो ये इसके जवाब में लिखा हुआ है कि इसमें मिलने वाले रिटर्न में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, शेयर की वैल्यू का इफेक्ट भी है। वो हम जब कन्वर्टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें हम तोड़ेंगे लायबिलिटी और इक्विटी को, तब बताऊंगा ये बात। पॉइंट नंबर 3 रहने दें, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 2 भी रहने दें। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमने किसी कंपनी डी में पैसा इन्वेस्ट किया और ये हमारी इन्वेस्टमेंट फुल रिकोर्स लोन है। इसका मतलब होता है कि पैसा डूबने का चांस ही नहीं है, कंफर्म वापस मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह सिक्योर्ड है। कोलेट्रल एक क्या कहते हैं उसको, कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी रखी हुई है और उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा लोन सिक्योर्ड है। तो इसका मतलब है कि इस पे हम इंटरेस्ट ना लें, तो नहीं, थोड़े ज्यादा की बात नहीं है, इंटरेस्ट ना लें। तो इसलिए कोई लोन पूरा का पूरा सिक्योर्ड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इस पे इंटरेस्ट नहीं होगा। तो एक लोन पूरा का पूरा सिक्योर्ड होना उसको एसपीपीआई टेस्ट से नहीं निकाल देगा। ये पॉइंट नंबर 4 है। और पॉइंट नंबर 6 और 2 और 3 दफा करें। चलें, बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 काफी हैं। इनसे मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बात ये आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, जो मैं खुद भी समरी बता देता हूं कि पहली कंडीशन है एमोर्टाइज कॉस्ट की। एमोर्टाइज कॉस्ट की पहली कंडीशन, हम बात कर रहे हैं उन एसेट्स की जो दूसरे की लायबिलिटी है। 3 क्लासेस हैं एमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। एमोर्टाइज कॉस्ट की 2 कंडीशन है। बिजनेस मॉडल यानी नीयत है कि होल्ड करना है मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी भी नहीं तो एक टाइम स्पेसिफाई हो जाए। दूसरी शर्त कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हों जो कि सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट का मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कीमत। अब अगर उस बोरोअर ने हमें कहा कि हम आपको इंटरेस्ट भी दे देते हैं, अपनी सेल में से भी शेयर दे देते हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट के अलावा कुछ हो जाएगा। तो एसपीपीआई टेस्ट तब पास होगा, एसपीपीआई टेस्ट वाली कंडीशन तब पूरी होगी जब इन्वेस्टमेंट के बदले सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलना है। यह है एमोर्टाइज कॉस्ट। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास की पहली कंडीशन यह है कि होल्ड करना नियत भी है और अच्छा रेट मिले तो बेचना भी है, और एसपीपीआई टेस्ट सेम है। और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ये है कि या तो ऊपर वाली कंडीशंस पूरी ना हो रही हो तो इस क्लास में आ जाएगा, या फिर खुद मैनेजमेंट शुरू में ही फैसला कर ले तो फिर इस क्लास में आ जाएगा। और दूसरी कैटेगरी थी वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, तो उसकी 2 ही क्लासेस थी, एक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई रखना है तो 2 शर्तें हैं, हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो और मैनेजमेंट पैदाइश पे कसम खा ले कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली क्लास में रखना है। ये हो गई क्लासिफिकेशन, डन। अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे, मेजरमेंट। पहले दिन जब रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल मेजरमेंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। पहले इनिशियल मेजरमेंट बताता हूं। अच्छा, मैंने वहां टेबल बना के लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझाने में आसानी होगी इसलिए मैं बोर्ड पे भी शाखें बना दिया करूंगा, वरना मैंने वहां लिखा हुआ है। इनिशियल मेजरमेंट बता रहा हूं। इनिशियल फाइनेंशियल एसेट्स की मिसालें, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक तो है, डेटर्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी डिस्कशन में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर्स, और वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी है, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर्स। जनरली हम इन दोनों की बात कर रहे होंगे। क्लासेस कितनी है? हाँ जी, 3 है कि 5 हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट की लिए 3 और सारे एसेट्स की अगर ओवरऑल बात करूं तो 5 वैसे तो 5 हैं, लेकिन नामों के हिसाब से देखें तो 3 हैं। जो फाइनेंशियल एसेट्स दूसरे की लायबिलिटी हैं उनकी ये 3 है, और वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी हैं उनकी ये और ये 2 है। नाम चूंकि कॉमन है इसलिए मैंने बस 3 लिख लिए। वो इन्वेस्टमेंट्स जो इस क्लास में फॉल करेंगी उनको इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे, यानी इनिशियली उनकी जो कॉस्ट होगी वो होगी फेयर वैल्यू, और इसमें जो इनिशियली कॉस्ट होगी वो भी होगी फेयर वैल्यू। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए, इन शेयर्स को, डिबेंचर्स को खरीदने के लिए हो सकता है ब्रोकर को कमीशन देना पड़ रहा हो सकता है कोई और चार्जेस हों, ड्यूटीज हों, लेवीज हों, उनको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इस सूरत पे वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएंगी और इस सूरत में कैपिटलाइज नहीं होंगी। ये मैं पेज नंबर चैप्टर में
4 पे नहीं 3 पे हूं, पेज नंबर 3 का मिड देखें, पेज नंबर 3 का मिड, चैप्टर में पेज 3 सेट 1 पढ़ा रहा हूं मैं, पेज 3 तकरीबन मिड, इनिशियल मेजरमेंट। वो फाइनेंशियल एसेट्स जो या तो अमॉर्टाइज कॉस्ट क्लास में है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास में है, इनको इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कि फेयर वैल्यू कितनी है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर ये क्लास है तो बस फेयर वैल्यू। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि इसके अलावा बचपन से अब तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है, जो भी एसेट खरीदते हैं उसकी कॉस्ट क्या फिगर ली जाती है? बचपन से जो अकाउंटिंग पढ़ी है, जो एसेट खरीदते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है? कि वो एसेट मार्केट में कितने का मिलता है या हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से क्या गया, पीपी है, प्लांट है, सबकी कॉस्ट ऐसे ही निकलती है कि हमें वो कितने का कॉस्ट किया है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पर एसेट पहले दिन उतने से ही रिकॉर्ड होगा जो उस एसेट की फेयर वैल्यू। हमारे पास से क्या जा रहा है, जो मर्जी जाए, हमने इस इन्वेस्टमेंट को डेबिट उतने से करना है जितनी उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है। ये बाकियों से इसका डिफरेंस है। यहां पर जो एसेट हम ले रहे हैं उसी की फेयर वैल्यू, बस इन दोनों शाखों में फर्क ये है कि इन्वेस्टमेंट खरीदते हुए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ रही है, इस सूरत में वो भी कैपिटलाइज होंगी और इस सूरत में वो कैपिटलाइज नहीं होंगी। क्या वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगी? नहीं होंगी, उनका कुछ और होगा। तो ये पेज नंबर 3 के ऊपर मिड में तकरीबन फाइनेंशियल एसेट की यही 2 शाखें बनाई हैं मैंने, पढ़ ली। इसी पेज के सबसे एंड पे एक डब्बा बनाया हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी सारा पढ़ लें। इसी पेज पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम से एक बॉक्स है, वो सारा पढ़ लें। 1-2 आइटम शायद ना समझ आए, पहले पढ़ लें आप। जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का डब्बा कहा था पढ़ने को। ट्रांजैक्शन कॉस्ट से मुराद वो है कि वो खर्चे जो हम इन शेयर्स को, डिबेंचर्स को खरीदने के लिए खर्चा करेंगे इंक्रीमेंटल, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट खरीदते तो खर्चा होगा, नहीं खरीदते तो ना होता। मिसालें, एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर को हो सकता है को फीस पे कर रहे हो, इसी तरह स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं उनको कमीशन दे रहे होंगे, डीलर्स होते हैं उनको कमीशन दे रहे होंगे, कोई उस एससीसीपी की तरफ से, स्टॉक मार्केट की तरफ से, उनकी तरफ से कोई चार्जेस लग रहे हैं, कोई लेवीज लग रही हैं, कोई ट्रांसफर टैक्सेस पड़ रहे हैं, ट्रांसफर टैक्सेस, इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं, वैसे कोई उस इदारे का टैक्स, तो ये सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। लेकिन इनमें नहीं शामिल क्या क्या नहीं शामिल? डेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये प्रॉबेबली आज ही मैं अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट के कैलकुलेशन में चला जाऊंगा ना अभी दूसरी क्लास में जाके, तो फिर ये डेट प्रीमियम और डिस्काउंट का तब जिक्र करूंगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट, हम शेयर खरीदेंगे, शेयर खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट देने के पैसे नहीं होंगे, रनिंग फाइनेंस से पे करेंगे, तो अब उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो शेयर्स खरीदने का खर्चा है, नहीं हमारे पास पैसे ना होने का खर्चा है, तो वो नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिस्सा। और इसी तरह से हमारा एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसके लोगों की महीने की सैलरी जा रही है, तो वो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है? नहीं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये हो सकता है आपको सवाल में पहचाननी पड़े, तो इसलिए मिसालें भी याद रखिएगा जी। हाँ, वो इंक्रीमेंटल इनको बेचने खरीदने के लिए इंक्रीमेंटल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए। देखें, हमने शेयर्स खरीदे, अब उन शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे दिए वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए रनिंग फाइनेंस इस्तेमाल करना पड़ा। तो पैसे नहीं थे इसलिए वो इंटरेस्ट पड़ेगा, शेयर्स खरीदने की वजह से तो इंटरेस्ट नहीं पड़ा।
बेशक हमने उसको सही यूज किया। ये मिसाल, ये बात दोबारा सुनिए, शेयर्स खरीदने हैं स्टॉक मार्केट में, ब्रोकर से कहा जी हमें तो 2000 शेयर्स खरीदने हैं, उसने कहा ठीक है खरीद लें, 0.2% मेरी कमीशन है, तो वो शेयर्स खरीदने का खर्चा है, वो तो कमीशन देनी है। इसी तरह स्टॉक मार्केट ने हमारे शेयर्स खरीदने पे हमें कुछ चार्जेस लगा दिए 0.1%, ये शेयर्स खरीदने का खर्चा है। लेकिन इस काम के लिए जो पैसे देने हमने, पैसे नहीं है जेब में, ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल करके पैसे दे दिए, तो अब उस ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारे शेयर्स खरीदने का खर्चा है। वो तो हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए इंटरेस्ट पड़ेगा, वो शेयर खरीदने का खर्चा थोड़ी है, तो इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होती, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर शेयर ना खरीदें तो देखें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कि जो शेयर्स खरीदने के लिए है, शेयर्स खरीदने के लिए जो खर्चा है, वरना तो आप इंक्रीमेंटल की बात अगर कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल तो हो सकता है फिर कि जब कंपनी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे तो एम्प्लॉइज कहें सर हमें पार्टी कराएं, आप इन्वेस्टर बन गए, पार्टी कराएं, हमें नाश्ता कराएं, तो उन एम्प्लॉइज में से जो गैरतमंद होंगे वो तो नहीं जाएंगे, बाकी कहेंगे कि हमें नाश्ता कराएं, तो जो थोड़े से भी गैरतमंद होंगे वो अपनी अपनी बाइक्स पे चले जाएंगे। मैं कंपनी की मिसाल दे रहा हूं यार, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो एम्प्लॉइज ने कहा जी पार्टी करें, आपने फलानी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब कहने को तो ये भी इंक्रीमेंटल ही है, इन्वेस्ट ना करते तो पार्टी ना करानी पड़ती, लेकिन वो शेयर खरीदने का खर्चा तो नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट डन। हाँ तो वो है, सीडीसी के जितने खर्चे हैं जो कंपनी सारे को क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, वो तो सारे के सारे खर्चे उन शेयर्स को खरीदने से ही लिंक्ड हैं, वो तो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन मैं इंक्रीमेंटल की बात ये समझा रहा था कि इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे इसलिए नहीं पड़ रहा कि हम शेयर्स खरीद रहे हैं, वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे, तो वो पैसे ना होने की वजह से खर्चा पड़ा, तो वो इसमें नहीं आएगा। पेज 4 के आए टॉप पे, पेज 4 का टॉप, एक मिनट, पेज 4 के टॉप पे आए और पहले पढ़ लें बुलेट पॉइंट 1 पढ़ लें। पेज 4 के टॉप पे मैंने जो डब्बा बनाया हुआ है इसमें से पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें। क्या मतलब है? इन दोनों के केस में तो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन इस केस में एक्सपेंस बना देंगे, है रिटेन अर्निंग, एक्सपेंस बनेगा, P&L में जाएगा। अच्छा फिर पढ़ लें आप पॉइंट नंबर 4, चौथा बुलेट पॉइंट, समझ लें पहले। अभी मैं इधर बात कर रहा था कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, इस IS के अलावा पहले जितनी भी बचपन से अकाउंटिंग पढ़ी है, कोई भी एसेट कॉस्ट क्या मानी जाती है कि हमें कितने का पड़ा, हमारे पास से क्या गया, जबकि यहां पर हमने इसको उतने से डेबिट करना है जो इसकी फेयर वैल्यू थी। अगर तो जितने इसकी फेयर वैल्यू थी हमने उतने का ही खरीदा तो फिर कैश भी उतना ही क्रेडिट होगा, लेकिन अगर हमने इसकी फेयर वैल्यू से डिफरेंट पे खरीदा तो कैश क्रेडिट डिफरेंट अमाउंट से, ये डेबिट डिफरेंट अमाउंट से, तो वो जो डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। बुलेट पॉइंट 4 पढ़ लें इस टेबल का, बुलेट पॉइंट 4। अच्छा अब सवालों में क्या होगा, अगर आपको सवालों में ये बता दिया जाता है कि ये फेयर वैल्यू इतनी थी, खरीदा इतने का, फिर तो पता चल गया कि फेयर वैल्यू इतनी थी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू नहीं बताई, बस कहा इतने का खरीदा था, तो बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम करने कि फेयर वैल्यू पे ही खरीदा होगा। ये चौथे बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है मैंने बात। इस टेबल का चौथा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। ये तीनों केस में होगा क्या? जी जी जी, क्योंकि चाहे ये हो चाहे ये हो, ये तो कॉमन बात है ना, इन दोनों में फर्क तो इसका है, ये पहली चीज तो वही है। फाइनेंशियल एसेट चाहे वो दूसरे की इक्विटी वाला फाइनेंशियल एसेट है, चाहे दूसरे की लायबिलिटी वाला फाइनेंशियल एसेट है, चाहे जिस मर्जी क्लास वाला है, ये तो आना ही आना है ना। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट तो है, इस क्लास में क्या एक्स्ट्रा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, वरना ये चीज तो सब में ही है। तो जितने का खरीदेंगे बाय डिफॉल्ट वही फेयर वैल्यू होगी, अगर अलग से फेयर वैल्यू बता दी तो बता दी, वरना जितने का खरीदेंगे वही होगी। अब आप पूछिएगा कुछ। हाँ, वो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हायर करेंगे, सारा डिपार्टमेंट चला रहा होगा, तो ये पेज नंबर 3 पे डू नॉट इंक्लूड में आखिरी बुलेट पॉइंट, क्योंकि वो तो उसको तनख्वाह दे ही रहे होंगे ना।
बेशक स्पेशली हायर इसके लिए करें, दे तो उसको मंथली सैलरी रहे होंगे ना, तो वो इंक्रीमेंटल नहीं है, वो तो सैलरी देनी है, चाहे वो महीने में हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट करे ना करे, वो तो सैलरी देनी है उसको, तो वो है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। अच्छा जी, पहला पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, अब आप पढ़िए तीसरा। ये मैंने शायद कल की थी बात कि जो डेटर्स है ना, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन उनको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है वो IFRS 9 ने नहीं सिखाना, वो IFRS 15 ने सिखाना, वो भी पढ़ना है, IFRS 15 भी पढ़ना है, नहीं इतना भी नहीं यार। तो IFRS 15 ये बताएगा कि डेटर्स को कितने पे इनिशियली रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब आप सेकंड बुलेट पॉइंट देख लें। आल्दो के ये अभी फौरन नहीं यहां मैंने बताया, लेकिन पढ़ ले फिर बताता हूं। सेकंड बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट की सिग्निफिकेंस ये है कि अभी कुछ ही देर बाद मैं बताऊंगा कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम इन इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे। फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू, उसमें ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेचने वाली नहीं कंसिडर हो रही होंगी। हमने सब्सिक्वेंटली जब इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करना होगा ना, तो वो फेयर वैल्यू पे मेजर करना होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं करना होगा। ये इस सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो सेलिंग खर्चे होंगे वो नहीं आने मेजरमेंट में, ये सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ। और पांचवा बुलेट पॉइंट अगर तो अभी समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका एक सवाल बनाया हुआ है मैंने, तब सही। पांचवा पढ़ के देख लें, अगर आ गया समझ तो ठीक है, नहीं तो आगे एक सवाल बनाया हुआ है मैंने, तब आ जाएगा। इसी टेबल का पांचवा बुलेट पॉइंट पढ़ के देख लीजिए, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक सवाल है, तब सही। दिया हुआ मतलब, हाँ रिसीवर, हाँ जी पढ़ लिया तो मैं समझाऊं। आखिरी बुलेट पॉइंट का मतलब यह है कि हमने ना अपने एम्प्लॉइज को लोन दिया 200 मिलियन और उनको कहा कि बस 200 वापस कर देना, इंटरेस्ट कोई नहीं है। अब ये इंटरेस्ट फ्री है, तो चूंकि लोन दे रहे हैं तो है तो फाइनेंशियल एसेट, तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि ये लोन जब कल को वापस लेना है, किस्तें हैं या लमसम है, फ्यूचर कैश फ्लो, उसकी पीवी निकालेंगे किस रेट पे? मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पे। तो जब 200 ही कल को वापस मिलना है और 200 की पीवी निकालेंगे तो वो 200 से कम आएगी, ज्यादा आएगी? कम आएगी। लेट्स से 172 आ जाएगी। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि लोन आप 172 से डेबिट करें, कैश बेचक 200 दे रहे हैं, लेकिन लोन आप 172 पे रिकॉर्ड करेंगे। और वो जो फालतू 28 दे दिया वो ठीक है, आप उनको नेकी कमा लें सूद के बगैर कर्जे देके, लेकिन अकाउंटिंग में वो एक्सपेंस है? वो जब मैं आपको इसका सवाल कराऊंगा ना, वो आपको इस 172 के अंदर नजर आ जाएगा माइंड होना। ये जो अभी इस वक्त डिफरेंस है वो एक्सपेंस है। इस 172 के साथ कल को क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, होगा अकाउंटिंग में होगा। एक्चुअली वो 28 ही अकाउंटिंग में इंटरेस्ट इनकम होगी। ये जब सवाल करेंगे ना, आप देखेंगे ओवर द पीरियड 28 ही होगी इंटरेस्ट इनकम। अभी एक्सपेंस बना रहे हैं, कल को इंटरेस्ट इनकम बनाएंगे। अब आप बोलिए क्या पूछ रहे थे? दोबारा बोले। ये जो क्लास है ना, ये क्लासेस के नाम, ये जो क्लासेस के नाम है, ये इनकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो सलूक होना है वो है। इस क्लास में आने वाले एसेट्स के साथ सब्सिक्वेंटली सलूक ये होगा कि सब्सिक्वेंटली ये मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो इसका नाम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्लास बन गया। इसका नाम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। तो जो इस क्लास पे फॉल करेगा उसके लिए सब्सिक्वेंटली सलूक ये होगा कि उसको फेयर वैल्यू पे रखा जाएगा, जो गेन लॉस होगा वो ओसीआई में जाएगा। तो वो जो सब्सिक्वेंट सलूक होना है उस सलूक के नाम पे क्लास का नाम है, तो वो सतवार से लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इधर भी कोई हाथ उठा था? हाँ जी। नेक्स्ट ईयर जब हम फेयर वैल्यू भी करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो वो नहीं, मैंने भी इनिशियल मेजरमेंट बताया ना। वैसे आप ये ना फेयर वैल्यू पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हम सिर्फ सब्सिक्वेंट में बताता हूँ। इनिशियल मेजरमेंट डन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाए जी। हाँ जी, हाँ जी। हमने अगर लोन दिया है तो लोन दिया तो 200 है, लेकिन उस लोन की फेयर वैल्यू क्या है
जो कल को वापस मिलेगा उसकी पीवी डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये उसकी फेयर वैल्यू निकलेगी। क्योंकि मार्केट रेट पे डिस्काउंट कर रहे होंगे तो फेयर होगा ना। जो कल को वापस मिलना है उसको मार्केट रेट पे डिस्काउंट करके जो आंसर निकलेगा वो उसकी फेयर वर्थ है। कि आज किसी को मार्केट में 172 देते तो कल को 200 वापस मिलता, तो ये उसकी फेयर वैल्यू ही निकाली। ये लोन वाला पॉइंट जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे सवाल बनाए हुए तब आ जाएगा। पेज नंबर 4 पे तकरीबन मिड में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, पहले इक्विटी वाला करा रहा हूं, इसके सवाल कराता हूं, पास पेपर का सवाल कराता हूं, उसके बाद फिर वो एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है। पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखते हैं। पहले जबानी बात बताता हूं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की क्लासेस क्या है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा हूं मैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर्स में, तो इस कैटेगरी की क्लासेस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है तो इनिशियल मेजरमेंट सिर्फ ये, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो इनिशियल मेजरमेंट ये। अब आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से मुराद ये है कि हर ईयर एंड पे भी और फाइनली बेचते हुए भी, हर ईयर एंड पे भी और फाइनली बेचते हुए भी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट किया जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, तो जो फेयर वैल्यू का गेन लॉस आएगा वो पी&एल में जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास हुई तो जो गेन लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा। और इन शेयर्स में चाहे वो इस क्लास के हैं चाहे इस क्लास के हैं, जो डिविडेंड मिलेगा वो बस इनकम है, डिविडेंड इनकम है। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल सब्सिक्वेंटली यानी ईयर एंड पे भी और बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो पी&एल में जाएगा। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू, ये मैं किन एसेट्स की बात कर रहा हूं? जो दूसरे की इक्विटी है, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। और अगर वो इस क्लास में है तो हर ईयर एंड पे भी और बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो ओसीआई में जाएगा। और अगर है सारा मिक्स हो गया, अच्छा मिक्स क्या हो गया वैसे, किस चीज के साथ मिक्स हो गया? ये आपस में मिक्स हो गए अच्छा, वो ओसीआई में जाएगा। और इन शेयर्स में चाहे वो इस क्लास के हैं चाहे इस क्लास के हैं, जो डिविडेंड मिलेगा वो बस इनकम है, डिविडेंड इनकम है। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल सब्सिक्वेंटली यानी ईयर एंड पे भी और बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो पी&एल में जाएगा। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू, ये मैं किन एसेट्स की बात कर रहा हूं? जो दूसरे की इक्विटी है, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। और अगर वो इस क्लास में है तो हर ईयर एंड पे भी और बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो ओसीआई में जाएगा। और अगर है सारा मिक्स हो गया, अच्छा मिक्स क्या हो गया वैसे, किस चीज के साथ मिक्स हो गया? ये आपस में मिक्स हो गए अच्छा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वो इस क्लास में है, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल क्लास में फॉल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हर साल के एंड पे और फाइनली बेचते हुए फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा वो पी&एल को चार्ज होगा, और उन शेयर से डिविडेंड मिल गया तो वो इनकम है, वो तो डिविडेंड इनकम है। और अगर इस क्लास में फॉल कर रहे हैं तो भी हर ईयर एंड पे भी और बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, उसको भी अपडेट करना है, ईयर एंड पे भी और बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा। डिविडेंड ले लिया तो वो इनकम ही है, डिविडेंड इनकम है, सिर्फ फेयर वैल्यू गेन लॉस की बात हो रही है। तो इस पेज के ऊपर ये जो पहला टेबल बना हुआ है, एक ये ओसीआई वाले की बात हो रही है, एक ये पी&एल वाले की बात हो रही है। इस टेबल में लिखे हुए सारे पॉइंट्स पढ़ लें। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के 5 में से चौथा अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा, वो डिवेंचर्स पढ़ाने के बाद समझ आएगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी हैं, इसकी दोनों क्लासेस के पूरा टेबल पढ़ लें। जो छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी, आपको नहीं समझ आएंगी, वो मैं समझा देता हूं, पहले आपके पूरा टेबल पढ़ लीजिए। पढ़ लें, पहले बताता हूं।
फेयर वैल्यू थ्रू OCI पहले पढ़ लें। फेयर वैल्यू थ्रू OCI पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हर ईयर एंड पे और फाइनली ऑन बेचते हुए इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। दूसरा बुलेट पॉइंट है कि जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा ये OCI में जाएगा। तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स चूंकि नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, तो अगर किसी फॉरेन कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये फॉरेन करेंसी में ही फेयर वैल्यू निकलेगी, और चूंकि ये नॉन मॉनेटरी है और फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो एक्सचेंज गेन लॉस हुआ तो वो भी OCI में जाना। ये तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। चौथा बुलेट पॉइंट क्यूमुलेटिव गेन लॉस, इसको भी फिलहाल रहने दें। पांचवा बुलेट पॉइंट जो डिविडेंड मिलेगा वो इनकम ही होगी। जो उसके आगे लिखा हुआ है वो कंसोलिडेशन में जाके समझ आएगी बात। है कुछ इधर ही समझा दूं, चलें समझा देते हैं। मार्केट में ये शेयर उस वक्त जब हमने खरीदा या ईयर एंड पे भी इवन के नहीं, जिस वक्त खरीदा उस वक्त मार्केट में ये शेयर जिस वक्त खरीदा, ये मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले डब्बे की 5वीं बुलेट पॉइंट की बात समझा रहा हूं, जितनी भी समझ आ गई। जिस वक्त ये शेयर खरीदा उस वक्त मार्केट में ये भी 95 रुपए का मिल रहा था। ये बात मैंने आपको ना IFRS 2 में बताई थी। कुछ ही दिनों के बाद 5 रुपए डिविडेंड मिलने वाला था, अनाउंस हो चुका था, इसलिए 95 का था ये, वरना असल वर्थ इसकी 90 थी। असल वर्थ 90 है, बस कुछ ही दिनों में 5 का डिविडेंड देने वाला था, इसलिए ये 95 का बिक रहा था। तो इसकी फेयर वैल्यू तो 95 है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड 90 पे करेंगे, और बाकी बल्कि इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि 95 पे रिकॉर्ड करेंगे, और परसों जब डिविडेंड मिल जाएगा तो इसी इन्वेस्टमेंट को ही क्रेडिट कर देंगे। नहीं, ये तो कुछ ही दिनों में हो जाएगा। शेयर्स खरीदे होंगे उस वक्त वो टेम्परेरीली महंगे होंगे, कुछ ही दिनों में जब डिविडेंड मिल जाएगा तो ये हो जाएगा। ये बात कंसोलिडेशन में जाके बतानी है, लेकिन चलो अभी थोड़ी सी बताइए। ये इस 5वें बुलेट पॉइंट का मतलब है कि ये वाला 5 तो इसमें क्रेडिट होना है, इसके अलावा डिविडेंड इनकम है। ये वाला 5 का डिविडेंड इनकम बना रहे हैं हम, कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं ना, ये लिखी हुई बात कि ये वाला कॉस्ट में से लेस होगा, अदरवाइज डिविडेंड इनकम सारा ऊपर से गया, आधी आधी आ गई। 5 रुपए का डिविडेंड अभी इस एंट्री में डिविडेंड इनकम क्रेडिट किया मैंने, नहीं किया ना, तो ये लिखा हुआ है कि अनलेस इट इज क्लियरली रिप्रेजेंट्स रिकवरी ऑफ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा। इसके अलावा जब भी कभी आइंदा डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड इनकम ही होगी। हाँ जी, इसीलिए नहीं बता रहा। फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले चारों बुलेट पॉइंट पढ़ लें, सेम बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ P&L आ गया OCI की जगह, बाकी वही बातें लिखी हैं। चलिए पहले एक सादा सा छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर ब्रेक करके फिर पास पेपर का सवाल कराता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ लें जी, 4 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। पॉइंट 4 अभी नहीं समझाया मैंने, कहा डिवेंचर्स के बाद समझ आएगा। जब अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI पढ़ा लूंगा ना डिवेंचर्स वाली, तब उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ लीजिए, मैं ब्रैकेट पे मैं बोर्ड पे करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, एंट्रीज भी टेस्ट हो सकती हैं, डिस्कशन भी हो सकती है, SOCI SAFP के चेक्स भी हो सकते हैं। जो
हाँ, जनरल एंट्री तो डेबिट क्रेडिट ही बताना है ना। लगान लाइनें आप अंग्रेजी डेबिट क्रेडिट अंग्रेजी लिखें और डेबिट क्रेडिट की अमाउंट लिखते जाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 सारी एंट्रीज कर लेते हैं। 14 मई को क्या हो रहा है जी? प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 14 मई को शेयर्स खरीद लिए कितने? तो इन्वेस्टमेंट का वर्ड लिख लें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कह दें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कह दें, सब सही है। कितने से होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट? डिपेंड करता है कि ये क्लासिफाई क्या हो रही है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो इनिशियली मेजरमेंट होगी इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी? 27.5। इस 27.5 में 1.5 रुपया तो शामिल है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 25 थी। तो ये तो डेबिट होगी 25 प्लस 1.5 रुपए से। 25 फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने हैं? 5,000। हाँ जी 1325 कैश कितना जेब से जा रहा है? वो तो 27.5 रुपए जा रहा है, तो कैश क्रेडिट 27.5। ये सब कैसे हो गया कि एक कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू 25 है और हमने इसको 26 पे खरीद लिया? ये क्या बना? 1375। तो जरूरी नहीं ना कि हमने स्टॉक मार्केट से खरीदा हो। किधर है कौन? जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट से खरीदा हो। मेरे पास शेयर्स थे, मैंने अपने दोस्त को बेच दिए। उसकी सीडीसी में ट्रांजैक्शन कैसे होगी? उसको जब ट्रांसफर होगी तो वो ये पूछेंगे कि कितने रुपए का बेच रहे हैं आप। मैं और आप बैठे हैं, आप मुझे 5,000 शेयर सेल कर दें, तो ये ऑफिशियली कैसे फ्रॉड होगा? इसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा? डीएचए ने नई स्कीम लॉन्च की। वैसे तो डीएचए नहीं, वो तो डीलर के थ्रू ही होता है। चलो कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की और उसी हाउसिंग सोसाइटी ने ही लोगों को सेल किए प्लॉट्स। जितनी प्राइस वो कोट करेंगे उतनी प्राइस पे वो बेचना शुरू कर दिया लोगों को। मैंने प्लॉट खरीद लिया उस सोसाइटी से ही। अब मैं वो प्लॉट अपने किसी दोस्त को बेचूं, जितने का मर्जी बेचूं। बस रही बात कि प्लॉट ट्रांसफर कैसे होगा? हम दोनों ऑफिस में जाएंगे, उनका फॉर्म जो भी होगा भरेंगे, वो प्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा। उनको उससे क्या लगे कि मैंने उससे कितने का बेचा है? तो सीडीसी में जाके जो भी इसका लीगल प्रोसीजर होगा, शेयर ट्रांसफर करा लेंगे। वो ये थोड़ी पूछेंगे आपने शेयर्स कितने का बेचे हैं। बाइक खरीदी, ब्रांड न्यू यूज्ड। चलो वैसे कह, अगर आपने भी किसी को बेचनी हो तो बेच के उस बाइक के कागज भी फिर उस दूसरी पार्टी के नाम होने चाहिए। तो उसके लिए आप लोग एक्साइज में जाएंगे, जो भी प्रोसीजर है वो फॉर्म फिल कर देंगे। एक्साइज वालों को ये बताएंगे कि आप बाइक कितने की बेच रहे हैं। नहीं, उनको क्या लगे इस बात से? उनकी फीस होगी, वो फीस लेंगे और ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए हमने स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदे, वैसे किसी से खरीद लिए। कंसोलिडेशन में जाके पढ़ेंगे, हम स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदा करेंगे। और इतने सारे शेयर स्टॉक मार्केट से मिलते भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो 20-25% शेयर रोल रहे होते हैं, बाकी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। खरीद लिए, बहरहाल डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आ गया। तो क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि जितने के खरीदे हैं वो फेयर वैल्यू से डिफरेंट है, तो इस डिफरेंस को P&L में चार्ज कर देंगे। कितना? हाँ, ये है जो आपको इनिशियल रिकॉग्निशन में उस डब्बे के अंदर एक बुलेट पॉइंट लिख के दिया था, शायद चौथा, कि जो परचेज प्राइस है जनरली वो फेयर वैल्यू ही होगी, लेकिन अगर डिफरेंट हुई तो वो जो डिफरेंस है वो P&L। 14 मई से आगे, 14 मई से आगे, हाँ जी, ईयर एंड आ गया 30 जून 18। अब चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले हैं, तो इनको 30 जून 18 के ऊपर फेयर वैल्यू पे करेंगे अपडेट। और कितने पे अपडेट कर लें? 28 रुपए पे। तो अभी रिकॉर्डेड है 26.5, 28 पे लाना। कितना गेन? 1.5 रुपए या 3 रुपए? वो तो 25 से 28 नहीं हो गया। मार्केट में बेशक 25 का था, हमने कितने का डेबिट किया हुआ है? 26.5। हमने तो अपनी बुक्स की अमाउंट को अपडेट करके 28 तक पहुंचाना है। तो ईयर एंड के ऊपर आके हम अपनी इस वैल्यू को जब अपडेट करके 28 तक पहुंचाएंगे तो 1.5 रुपए का गेन है, 26.5 से 28 तक। और गेन है तो मजीद इन्वेस्टमेंट डेबिट।
1.5 इंटू 5,000 कितना 7,500। और ये जो गेन है ये P&L में जाता अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास होती। फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्लास है तो OCI में जाएगा। अच्छा वो प्रेजेंट OCI में होगा, अकाउंट का जो नाम है वो फेयर वैल्यू रिजर्व इस्तेमाल होता है। जैसे रिवैल्यूएशन है PPE की रिवैल्यूएशन, वो वैसे रिवैल्यूएशन गेन OCI में प्रेजेंट होगा, नाम अकाउंट का क्या इस्तेमाल होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसी तरह से इसके लिए फेयर वैल्यू रिजर्व का नाम इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने ये काम जरूर करना है, साथ OCI जरूर मेंशन करना। 7,500 फिर फेयर वैल्यू रिजर्व का नाम ना आता, ये नाम ही नहीं आना था, लेकिन आप फिर भी OCI जरूर मेंशन कीजिएगा साथ। जब हमें पता है ये P&L में ट्रांसफर नहीं हो सकता, P&L में ट्रांसफर मैंने डिस्पोजल पे भी ट्रांसफर नहीं होगा OCI में, तो फिर हमें OCI लिखने की क्या जरूरत है? इसका इससे क्या ताल्लुक है ट्रांसफर नहीं? वैसे तो मैंने उस पॉइंट को इग्नोर करने को कहा था, वैसे तो मैंने कहा था उस पॉइंट को इग्नोर करें। इसकी कंडीशन है ना कि ये नहीं ट्रांसफर हो सकता। कहाँ लिखा है? आपके पॉइंट 4 में तो मैंने तो कहा था इग्नोर करें। अच्छा चलो, नहीं आपने इग्नोर किया, बताओ क्या करूं फिर? हमें पता है कि ये जब ये डिस्पोजल होगा 2 से 3 साल बाद जल्दी, तो ये P&L में नहीं ट्रांसफर होगा। हाँ। तो फिर हमें लिखने की क्या जरूरत है? बाई डिफॉल्ट में पता है ये OCI में है, OCI से P&L में जाएगा। आपने पॉइंट इग्नोर नहीं ना किया, तो मैं आपका सवाल इग्नोर कर देता हूँ। चलें आगे चलते हैं, 30 जून 18 से आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अच्छा इसका ना इससे ताल्लुक कोई नहीं है कि जब उसको रिक्लासिफाई करना है कि नहीं करना, इससे क्या ताल्लुक है? कल को एसेट बेच दें अगर पीपी बिल्डिंग, तो उसका जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हो सारा P&L में डाल देते हैं। तो फिर OCI में क्यों दिखाते हैं रिवैल्यूएशन गेन? रिवैल्यूएशन गेन पीपी के ऊपर, ये सबके लिए नहीं है बात, पीपी के ऊपर रिवैल्यूएशन गेन आ गया, उसको OCI में प्रेजेंट करेंगे। तो वो तो हमने जब कल को प्लांट बिल्डिंग बेच देनी है तो उसका सारा सरप्लस P&L में ट्रांसफर करना है, तो फिर OCI में क्यों लिखते हैं? तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है कि कल को P&L में आना है कि नहीं आना, बस एक गेन है जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI होने की वजह से OCI में प्रेजेंट होना है, इसलिए OCI लिख दिया। इससे तो कोई ताल्लुक नहीं कि कल को P&L में आना है कि नहीं आना। वो जो इग्नोर था वापस सारे इधर सबसे बात कर रहा हूं। 30 जून 18 से आगे बढ़ते हैं जी, 30 जून 18 से आगे, 30 जून 19 आ गया, क्योंकि अगस्त तो फिर उससे भी आगे निकल जाएगा। अब 30 जून 19 पे फिर से ईयर एंड आ गया और 18 में कहां तक पहुंचा दिया था? 28 रुपए। अब 30 जून 19 पे उस 28 को बढ़ा के 33 तक पहुंचा देंगे तो 5 रुपए का और गेन आ गया, और वो भी बिल्कुल सेम काम। 30 जून 19 इन्वेस्टमेंट और डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व कितना? 5 रुपए इंटू 5,000, 25,000। अच्छा मैं वैसे लिख नहीं रहा, लेकिन मेरी नसीहत आपको ये है कि आप ना नरेशन लिखने की आदत रखें, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आपने क्या एंट्री की है और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आएगा। तो थोड़ी सी नरेशन लिखनी चाहिए है। तो क्या हुआ? नहीं मार्क्स नहीं कटते, नरेशन के मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपने जब सवाल कंप्लीट कर लिया, अब यहां पर ना एक एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट से नॉर्मली बोंगी का लगती है कि वो 30 जून 18 को तो अपडेट कर देगा, लेकिन जब उसके बाद देखेगा ना तो वो एक लाइन स्किप करके सीधा अगस्त 19 पे चला जाएगा। तो आपने जब अपनी नरेशन लिखी होंगी तो उसमें हर साल का गेन नरेशन, आप जैसे मैं लिखूंगा 2018 का फेयर वैल्यू गेन, 2019 का फेयर वैल्यू गेन, तो आप सवाल करने के बाद फिर दोबारा नजर जरूर मारें। तो नरेशन लिखी होती है तो पता लग जाता है गलतियां आपको, इसलिए बेहतर है नरेशन लिखें। उसके बाद आखिरी है, आपने क्या लिया हो गया? अच्छा ठीक है, आगे 30 जून 19 लास्ट नहीं, 30 जून 20 तक भी जाना है। हाँ जी आगे 3,000 शेयर्स बेच दिए, कितने के बेचे? अब ये लिखा तो नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि 31 फेयर वैल्यू ही थी। तो फिर जब फेयर वैल्यू के बेचे तो बेचने से जस्ट पहले फिर अपडेट करना है 1 अगस्त 19। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या है कि हर ईयर एंड पे भी और फाइनली बेचते हुए भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। अब कहां तक है? आ सकता था अगर फेयर वैल्यू डिफरेंट होती और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से आ सकता था। हाँ जी कितने पे रिकॉर्डेड है? 33। अब इसको अपडेट करना है 31 पे, तो 2 रुपए का आ गया लॉस। फेयर वैल्यू रिजर्व और इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये कितने शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं? 3,000, क्योंकि डिस्पोजल डेट पे तो जो डिस्पोज हो रहे हैं उन्हीं को अपडेट करना है, बाकियों को ईयर एंड पे करेंगे जाके।
तो ये 3000 शेयर पे 2 रुपए का आ गया लॉस। 33 पे अपडेटेड था, अब 31 पे लाना है, कितना? 6000। अच्छा, अगर ये 2 रुपए की बजाय को 25 रुपए का लॉस हो जाता। देखें, पहले हमने क्या किया था, 18 में 1.5 रुपए का गेन बनाया था, फिर 19 में 5 रुपए का और गेन बना लिया था, और यह गेन कहाँ गया था? OCI में, फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट का नाम OCI में। अब डाउनवर्ड होता और 22 रुपए डाउन हो जाता, यानी जितना रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा डाउन हो जाता। हाँ जी, जैसे सरप्लस में करते हैं कि जितना रिजर्व है पहले वो खत्म और बाकी। हाँ, ये वो जज्बाती आंसर है जो बचपन से आपको याद है, इसलिए आपने बोल दिया। चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, चाहे जितना मर्जी लॉस हो, सब OCI में ही जाएगा। वो जो रिवैल्यूएशन मॉडल था वो और चीज थी, वो IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल था, वो डिफरेंट चीज है। उसमें अगर अपवर्ड हो तो सरप्लस बनता है, डाउनवर्ड हो तो पहले सरप्लस खत्म होता है और फिर उसके बाद P&L की बारी आती है, और पहली ही दफा में लॉस आ जाए तो P&L जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, चाहे गेन है चाहे लॉस है, चाहे जितना मर्जी गेन या जितना मर्जी लॉस है, वो OCI में ही जाएगा। इसमें वो बात नहीं है कि जितना सरप्लस था पहले उसको खत्म करिए, सारा OCI में ही रहना है। अब बताएं आप क्या पूछ रहे थे? अभी इस वक्त ये 31 रुपए का बेचा है। अगर लिखा होता कि बेचा 31 का है लेकिन फेयर वैल्यू 30 थी, तो हम पहले उसको 30 पे अपडेट करते, क्योंकि डी रिकॉग्निशन पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। फिर उसके बाद वो 31 का बेचते तो उसके ऊपर गेन आ जाता, वो P&L में जाता। वो डी रिकॉग्निशन में बताऊंगा, इसी चैप्टर की ही डी रिकॉग्निशन में। और अगली ही एंट्री में इसको बेच दिया तो कैश डेबिट हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट। और ये इन्वेस्टमेंट हमने अपनी बुक्स में कितने रुपए पे कर ली हुई थी? यही 31 पे ही, अभी अपडेट किया था। तो 3000 शेयर्स 31 पे हमारी बुक्स में आ चुके हुए हैं। कितना कैश डेबिट, कितनी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट? 93,000। और लास्ट 30 जून 20 आ गया और कितने रह गए? 2000। 3000 तो बेच दिए। वो 2000 पहले कितने पे रिकॉर्डेड आ रहे हैं? 30 जून 19 पे 33 पे किए थे, अब उनको कहां तक पहुंचाना है? 37। तो 4 रुपए का गेन आ गया। इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व 2000 शेयर्स रह गए हैं इनटू 4 रुपए, 8000। ये हो गया जी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसमें बताएं जो पूछना है। डिस्पोज कर रहे हैं उनको अपडेट करना जरूरी तो नहीं है? किनको? जो हमने 3000 डिस्पोज की, हाँ, तो अगर हम इस तरह लेके चलेंगे, यानी कि उसकी टोटल वैल्यू जितनी मान रही थी शेयर की, मान तो वो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 5000 कर देंगे तो है उसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू आ जाती है। दोबारा ये एक 32,500, फिर 7500 पड़ी, उसके बाद 25,000 पड़ी। वो कह रहे हैं कि पर शेयर को तो ये टोटल मल्टीप्लाई बाई 3000 डिवाइडेड बाई 5000 करते हैं, प्रोपोर्शनल वैल्यू आ जाती है। तो हाँ, तो 99,000 आ जाता। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है 93,000 से, तो फेयर वैल्यू रिजर्व डिफरेंस फेयर वैल्यू रिजर्व में आएगा। ये अपडेट ना करते जी सर, और यहीं पर ही डिफरेंस आता, ये जो आपने एक इसी एंट्री में ही डिफरेंस आ जाता और वो डिफरेंस यहीं पर OCI में ले जाते। अच्छा, ये बाकी भी सुने, एक सवाल काम का है, बाकी भी सुन लें। ये एंट्री जो मैंने यहां की है, तो ये एंट्री ना करता 33 रुपए पे आती रहती इन्वेस्टमेंट, 33 पे ईयर एंड पे अपडेट किया था, तो ये एंट्री रहने देता। यहीं पर कैश डेबिट 93 करता, इन्वेस्टमेंट 33 पे ही आ रही थी, वो क्रेडिट कर देता, और जो 6000 का गेन है वो OCI में ले जाता। लेकिन हमने OCI में सिर्फ फेयर वैल्यू का गेन लॉस OCI में लेके जाना है। अगर बेचते हुए कोई प्रॉफिट एंड लॉस है वो OCI में नहीं लेके जाना। ये तो सेम है, इसलिए आपको लग रहा है कि सेम आ गया। अगर 31 की बजाय हम 32 का बेच रहे होते, 29 का बेच रहे होते, लेकिन फेयर वैल्यू कुछ और होती, फिर अलग आ जाना था। तो इसलिए हमने बेचने से जस्ट पहले इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, फिर उसके बाद बेचने की एंट्री करनी है। हाँ जी, अच्छा, ये 1 अगस्त पे बाकी 2000 को क्यों नहीं किया?
तो 2000 को तो बेच ही नहीं रहे, तो फिर अगर उन 2000 को 1 अगस्त पे अपडेट करें तो फिर 4 अगस्त पे भी कर लेंगे, चलिए 14 अगस्त पे भी कर लेंगे, 27 अगस्त को भी कर लेंगे, फिर 6 सितंबर को नहीं भूलना करना, 15 अक्टूबर याद रखिएगा, 15 अक्टूबर को भी करना है, फिर तो रोज अपडेट करते रहेंगे ना, तो जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपडेट करने की बारी अब ईयर एंड पे आएगी। डिस्पोजल तो ईयर एंड से पहले आ गया इसलिए मजबूरी है, अदरवाइज बस ईयर एंड पे करना है। हाँ जी और सवाल? चले ठीक है, ये लेक्चर 31 बस खत्म।